नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस गंगा जमुनी की पवित्र सरजमी गाजीपुर से। मैं सत्यवंत सर आप लोगों के लिए एक जोरदार सेशन लेकर के उपस्थित हूं, जो कि हिंदी का दूसरा चैप्टर होगा, दूसरा अध्याय होगा, दूसरा लेक्चर होगा हमारा। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देखे होंगे पिछले लेसन को, पिछले अध्याय को हमने वहाँ पर हिंदी के शाब्दिक उत्पत्ति और भाषा के अध्ययन को हमने देखा था। आज हम अगले क्रम में चर्चा करेंगे लिपियों की। पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने भाषा की चर्चा की थी, भाषा को हमने पढ़ा था, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के रूप कितने होते हैं। आज चर्चा करेंगे हम लिपि की, स्क्रिप्ट। लिपि कहते किसे हैं? तो सामान्य रूप में किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। अगर आप लिखें लिपि को तो कहेंगे लिपि क्या है सर? तो किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। अर्थात लिखने का सिस्टम, लिखने की पद्धति जो है वही लिपि कहलाती है। एक चीज यहां से हम ध्यान दें, विश्व में जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की अपनी अपनी एक निश्चित लिपियां हैं। हम विश्व की भाषाओं की अगर चर्चा करें, जैसे आप जानते होंगे जो आपकी इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा की लिपि है रोमन। आप पढ़ेंगे पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। आप पढ़ेंगे उर्दू, उर्दू की लिपि है अरबी फारसी, अरबी फारसी लिपि। इसके बाद आप पढ़ेंगे संस्कृत, हिंदी। तो संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। आज हम इन लिपियों की विस्तृत चर्चा करेंगे। ब्राह्मी लिपि से लेकर के जो हमारी आधुनिक लिपियां हैं, इन सभी लिपियों की चर्चा करेंगे। और चर्चा करके आज इस लिपि से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स नहीं होंगे और बहुत विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें सर, लिपि कहते किसे हैं? तो किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, जो हम बोलते हैं, जो भाषा है उसको जिस रूप में हम लिखते हैं, जिस तरीका से लिखते हैं, वो तरीका लिपि कहलाता है। विश्व की जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की अपनी अपनी एक निश्चित लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी, संस्कृत और हिंदी की देवनागरी लिपि है। प्रश्न आपका पूछा जाता है, क्या किसी भी भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है या एक से अधिक लिपियां होती हैं? तो किसी भी भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, लेकिन किसी भी भाषा को एक लिपि के अलावा अन्य लिपि में भी लिखा जा सकता है। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम प्रारंभ से जानते होंगे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, इंग्लिश की लिपि रोमन है। लेकिन इंग्लिश को हम केवल रोमन लिपि में ही नहीं लिख सकते हैं, इसको दूसरी लिपि में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें स्कूल, तो यह जो लिपि हमारी कहलाएगी देवनागरी लिपि कहलाएगी। अगर हम लिख दें इसी को SCHOOL, तो यही हमारी कहलाएगी रोमन लिपि। अर्थात ये जो स्कूल है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है और ये इंग्लिश भाषा को हम रोमन लिपि में भी लिख लिए और देवनागरी लिपि में भी लिख लिए। अर्थात किसी भी भाषा को हम एक से अधिक लिपि में लिख सकते हैं। इसको आप अपने नोट में लिखते जाइएगा अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे दो चीजें आपकी, किसी भी भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है, इसके बाद कोई भी भाषा एक से अधिक लिपि में लिखी जा सकती है, या किसी भी भाषा को हम एक से अधिक लिपि में लिख सकते हैं। ये आप इन भाषाओं की लिपियों को देख सकते हैं। अब हम आते हैं भारत में लिपियों के विकास क्रम को देखें। तो भारत में लिपियों का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी लिपियां आई, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा आप। अगर आप वीडियो के एंड तक बनेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम भारत में लिपियों की बात करें तो भारत में लिपि यानी कि लिखने का तरीका कैसे विकसित हुआ। तो जैसा कि आप जानते होंगे भीमबेटका की गुफा को सुने होंगे। तो जो भीमबेटका की गुफा है वहां पर एक कई देखेंगे शिलाओं पर चित्रकारियां की गई हैं। चित्रकारी के माध्यम से लिखने का प्रयास किया गया है। तो विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा को देख करके अब पता चलता है कि भारत में लिखने का तरीका जो है चित्रात्मक रूप में शुरू हुआ, यानी कि लिपियों का विकास भारत में चित्रात्मक रूप में शुरू हुआ। चित्रात्मक रूप में, वर्णात्मक रूप में, फिर इसके बाद हमारी लिपि आई अक्षरात्मक रूप में। तो प्रश्न आपका बनेगा भारत में लिपियों की या लिपियों का प्रारंभ किस रूप में हुआ। तो किस रूप में हुआ सर? चित्रात्मक रूप में हुआ। इसके बाद कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में जो लिपियों का विकास है वह हड़प्पा सभ्यता से हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम जानते हैं कि कुछ न कुछ लिखा गया, लेकिन इसको अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। दयाराम साहनी और अन्य विद्वानों ने पढ़ने का दावा किया, लेकिन अभी तक किसी ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में जो लिपि का विकास हुआ, लिखने के तरीका का विकास हुआ, वह हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होता है। इसके बाद अगर देखें तो भारत में प्रारंभिक काल में दो लिपियों का मुख्य रूप से विकास रहा, दो लिपियों का प्रभाव रहा। एक लिपि रही जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि, और दूसरी लिपि आपकी थी जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, यहां से आपकी खरोष्ठी लिपि से एक दो प्रश्न बनेंगे जो कि जीएस से संबंधित होंगे, और हमारे जितने हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न होंगे वो हमारी ब्राह्मी लिपि से बनेंगे। तो हम दोनों लिपियों की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि अगर भारत में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा जो विकसित लिपि हुई वो ब्राह्मी लिपि हुई, और जो खरोष्ठी लिपि है भारत के उत्तर पश्चिम में इसका विकास हुआ। और खरोष्ठी लिपि से कुछ प्रश्न आपके मुख्य बन जाएंगे कि जो खरोष्ठी लिपि है इसमें स्वरों की संख्या एक भी नहीं है, यानी कि यह स्वर रहित लिपि थी, और इसमें केवल व्यंजन वर्ण थे और कुल वर्णों की संख्या 36 थी। खरोष्ठी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 36 वर्ण हैं। इसके बाद इसका जो प्रारंभ हुआ तो उस समय अगर देखें अब तक कोई साक्ष्य की बात की जाए तो सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के दो शिलालेख, एक शहबाजगढ़ी और एक मनसेहरा। कौन कौन से शिलालेख सर? तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये दो शिलालेख हैं जिन शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का उल्लेख मिलता है। खरोष्ठी लिपि की कुछ विशेषताएं, इसमें कुल 36 वर्ण हैं। इसके बाद सम्राट अशोक के किन किन शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का उल्लेख मिलता है? तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। इस शहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये जो दोनों शिलालेख हैं ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। ये दोनों कहाँ है सर? तो पाकिस्तान में है। कई बार प्रश्न बना हुआ आपका जीएस में, अशोक के किस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का उल्लेख है? तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शहबाजगढ़ी मनसेहरा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। पाकिस्तान जो है अपने मन से अपने सर पर सेहरा बांधता है, यानी कि मन से, अपने मन से, स्वयं के मन से सेहरा बांधता है पाकिस्तान। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अपने मन से सेहरा बांधता है तो मनसेहरा याद कर लेंगे, मनसेहरा शिलालेख। शहबाजगढ़ी अपने मन से ही शहबाज बनता है, अपने मन से शहबाज बनता है, अपने मन से सेहरा बांधता है। और ये शहबाजगढ़ी और मनसेहरा शिलालेख जो हैं ये सम्राट अशोक के शिलालेख हैं और ये पाकिस्तान में है। और शहबाजगढ़ी और मनसेहरा शिलालेखों में किस लिपि का उल्लेख मिलता है भाई? तो खरोष्ठी लिपि का उल्लेख मिलता है। भावनाओं को समझ रहे होंगे, अगर भावनाएं समझ में आ रही तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
आगे अब चलते हैं, हम ब्राह्मी लिपि के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं। तो ब्राह्मी लिपि क्या है सर, तो थोड़ी सी भूमिका को समझने का प्रयास कीजिएगा आप। यहां से कई प्रश्न आपके बनते हैं। अधिकांश भारतीय लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? जवाब होता है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान दें हम। यह जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रारंभ ऋग वैदिक काल से हुआ, और थोड़े से हम हिंदी के रूप में आए सर। तो जो हमारी हिंदी है मुख्य रूप से संस्कृत से निकली हुई है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से निकली है। अगर आप पढ़ेंगे संस्कृत को तो संस्कृत जो है, संस्कृत का समय काल आप पढ़ेंगे 1500 BC से 500 BC। प्रारंभ में इसके विषय वस्तु को हम समझेंगे जब हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी के विकास क्रम को भी। हिंदी भाषा को हम पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा की लिपि को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी विषय, हिंदी व्याकरण को अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब व्याकरण पढ़ेंगे तो इस संस्कृत के बारे में अध्ययन किया जाएगा। यह संस्कृत भारत में आई तो यह दो भागों में बटी। एक बन गई आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी बनी लौकिक संस्कृत। ये जो वैदिक संस्कृत रही इसकी लिपि देवनागरी, ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक संस्कृत की लिपि ब्राह्मी लिपि थी और लौकिक संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि थी। और इसी लौकिक संस्कृत से हमारे हिंदी का विकास हुआ। आगे चर्चाएं करेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर प्रारंभिक संस्कृत देखा जाए तो प्रारंभिक संस्कृत जो थी वैदिक संस्कृत कहलाई, फिर बाद में इसी संस्कृत को तोड़ करके लौकिक संस्कृत बनाई गई। तो प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि वैदिक संस्कृत की लिपि क्या थी, तो वैदिक संस्कृत की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। लौकिक संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत की लिपि क्या है, तो परेशान ना होइएगा। आज जो हम संस्कृत प्रयोग करते हैं, व्याकरण में जिस संस्कृत का प्रयोग करते हैं वो लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते हैं। अगर संस्कृत की लिपि पूछी जाएगी तो भी देवनागरी लिपि बताएंगे। भावनाओं को समझ रहा है? इस समय रात के 11:50 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिएगा कि बस शेयर बटन को क्लिक कर दीजिएगा भाई। तो यहां से आपको समझ में आया होगा, जो संस्कृत थी भारत में जब आई तो यह दो भागों में बटी। एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत काफी कठिन थी, इसको तोड़ करके लौकिक संस्कृत बनाया गया। और वैदिक संस्कृत को जो लिखने का तरीका रहा उसको ब्राह्मी लिपि कहा गया। और लौकिक संस्कृत की जो लिपि बनी देवनागरी लिपि बनी। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत की लिपि क्या, तो बताएंगे देवनागरी। वैदिक संस्कृत की लिपि क्या, तो बताएंगे ब्राह्मी। लौकिक संस्कृत की लिपि क्या, तो देवनागरी। अब यार ब्राह्मी के तुरंत बाद देवनागरी आ गई कि किसी अन्य लिपियों के माध्यम से इसका विकास हुआ, तो आज चर्चा करते हैं हम पूरा फुटकर से, पूरा विस्तृत एकदम तोड़ तोड़ करके पोस्टमार्टम करेंगे ब्राह्मी लिपि का। बस आप साथ बनाए रखिएगा अंत तक। यहां पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो प्रारंभ में हमारी ब्राह्मी लिपि आई। ब्राह्मी लिपि, ये जो ब्राह्मी लिपि थी यह दो भागों में टूटी। इसकी दो शाखाएं बनी, एक उत्तर शाखा और दूसरी दक्षिणी शाखा या दक्षिण शाखा। ये जो उत्तर शाखा थी इससे उत्तर भारत के लिपियों का विकास हुआ और दक्षिण शाखा से दक्षिण भारत की लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि भी है। अगर विश्व की सबसे प्राचीन भाषा देखा जाए तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और विश्व की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं हैं, एक उत्तर शाखा, एक दक्षिण शाखा। उत्तर शाखा से उत्तर भारत की लिपियों का विकास हुआ और दक्षिण शाखा से दक्षिण भारत की लिपियों का विकास हुआ। यानी इसको हम उत्तर ब्राह्मी या इसको दक्षिण ब्राह्मी कह सकते हैं। इसके बाद जो आपकी उत्तरी ब्राह्मी है, उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। मुख्य रूप से हमें उत्तर भारत की बात करेंगे यहां से,
तो जो आपकी उत्तर शाखा है, उत्तर शाखा से गुप्त लिपि का विकास हुआ। एक क्रम पूछा जाता है, इसको नोट कीजिएगा। ब्राह्मी लिपि के बाद, ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं, उत्तर शाखा दक्षिण शाखा। उत्तर शाखा से निकली हमारी गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से निकली कुटिल लिपि, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि को न्यून कोणीय लिपि भी कहा जाता है, न्यून कोणीय लिपि, या इसी को एक और नाम दिया जाता है सिद्ध मात्रिका लिपि, सिद्ध मात्रिका लिपि। इसके बाद जो कुटिल लिपि है, कुटिल लिपि के बाद आपकी एक लिपि है जिसका नाम था नगरी लिपि, नगरी लिपि। नगरी लिपि। और इसी से एक और लिपि का विकास हुआ, दो प्रकार से बांट देते हैं इसको। यह जो कुटिल लिपि थी ये दो भागों में टूटी, एक बनी नगरी लिपि और एक बन गई आपकी शारदा लिपि। इसी से बनी एक नगरी लिपि और दूसरी बन गई शारदा लिपि। और यह जो नगरी लिपि थी, नगरी लिपि भी दो भागों में बटी, एक दिखाई दे रहा ना, एक बनी आपकी पूर्वी नगरी, पूर्वी नगरी, और एक बन गई पश्चिमी नगरी, पश्चिमी नगरी। और अंततः हमारे इस पश्चिमी नगरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। एक कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है। तो देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आई ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद दूसरी जो लिपि मुख्य रूप से बनी गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद अब अगली आपकी लिपि आई नगरी लिपि, कुटिल लिपि के बाद नगरी लिपि। यहां से लिख देते हैं इसको। नगरी लिपि के बाद तब हमारी जो लिपि बनी देवनागरी लिपि। कहानी हमारी यहीं तक समाप्त नहीं होती है, अभी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा आप। अगर आपसे पूछा जाएगा देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है, तो देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम होगा, सबसे पहले आई ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से निकल करके आई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि का विकास हुआ, कुटिल लिपि के बाद नगरी लिपि का विकास हुआ, और नगरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये हमारे देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, यानी कि इन सभी लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है। और एक प्रश्न पूछा जाता है अधिकांश भारतीय लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अधिकांश भारतीय लिपियों का विकास जो आप पढ़ेंगे कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि, इन सभी लिपियों का विकास नगरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, इन सभी लिपियों का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकांश भारतीय भाषाओं के लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दें आप, तो यहाँ पर हमने इस चार्ट को बनाया, लेकिन मुख्य बातें यही हैं आपकी, इसको भी आप लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर जानेंगे तो और अच्छी बात है। सबसे पहला है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि दो भागों में टूटी, एक उत्तर शाखा और इसकी एक दक्षिण शाखा बनी। उत्तर शाखा से गुप्त लिपि का विकास हुआ, या उत्तर शाखा से उत्तर भाषा, उत्तर भारत की लिपियों का विकास, दक्षिण शाखा से दक्षिण भारत की लिपियों का विकास, और उत्तर शाखा से बनी हमारी गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से बनी कुटिल लिपि, कुटिल लिपि को ही न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मात्रिका लिपि भी कहा जाता है। और इसके बाद जो हमारी कुटिल लिपि है इसके दो खंड हुए, एक खंड का नाम नगरी लिपि पड़ा और दूसरी का शारदा लिपि पड़ा। इसके बाद नगरी लिपि भी दो भागों में टूटी, पूर्वी नगरी और पश्चिमी नगरी, और अंततः पश्चिमी नगरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो यहाँ पर हमारे देवनागरी लिपि के विकास का यह क्रम रहा। अभी भी चर्चा करेंगे हम देवनागरी लिपि की, इसको छोड़ेंगे नहीं।
पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, एकदम फोड़ फोड़ करके एकदम। सपोज दैट अगर आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल में जो साइंस पढ़े होंगे और इंटर में जो साइंस पढ़े होंगे, क्या दोनों का लेवल एक ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हाई स्कूल में बच्चा होता है तो उसको एक बॉक्स दिखा दिया जाता है कि ये बॉक्स है। जब इंटर में जाता है तो उस बॉक्स को खोल दिया जाता है। अब देखना पड़ता है, उस बच्चा बॉक्स में देखता है कि अब क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर लेवल तक जाएंगे, अब उसके अंदर की चीज़ों को अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम अगर कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और डीप में जाकर के हमें तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में जो परीक्षाओं का पैटर्न है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। तो अपने आप को इतना मेंटेन कीजिए कि हमारी जो चीज़ें हैं एकदम पूर्ण रूप से तैयार हो, कहीं से कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे चलते हैं, इसके बाद हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं। मिटाते हैं इसको। जो हमारी देवनागरी लिपि है सर, इसकी शैली क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? तो जैसा कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा किया कि जो लिपियों का विकास हुआ भारत में चित्रात्मक रूप में प्रारंभ हुआ। चित्रात्मक के बाद वर्णात्मक लिपि बनी, लिपि का विकास हुआ वर्णात्मक लिपि का। वर्णात्मक के बाद तब अक्षरात्मक लिपि का विकास हुआ। अगर हम बात करें सर देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि की जो शैली है, अगर इसके शैली की बात करें, शैली या प्रकृति, तो देवनागरी लिपि की शैली या प्रकृति जो है अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि की शैली अक्षरात्मक शैली है, यानी कि हम इसको अक्षरों के रूप में लिखते हैं। अब इसकी विशेषताओं को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके इतिहास को समझते हैं। इसका विकास मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि वैदिक संस्कृत लिखी जाती थी। ये देवनागरी लिपि का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सर भारत में आर्य आए, आर्यों के आगमन से देखते हैं, भारत में आर्य आए तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किए। अब धीरे धीरे संस्कृत का प्रयोग भारत में होने लगा और इसका प्रयोग धीरे धीरे गुजरात राज्य तक हुआ। गुजरात राज्य में एक ब्राह्मण जाति रहती है जिसका नाम है नागर जाति। कहां पर? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में नागर जाति के ब्राह्मण लोग रहते हैं और इन्होंने सोचा कि हम अपने देवों की पूजा संस्कृत भाषा में करेंगे। लेकिन सर संस्कृत जो प्रारंभिक संस्कृत थी इतनी जटिल थी कि संस्कृत का प्रयोग करना कठिन था। तो इन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल करने के लिए संस्कृत को टूटे फूटे रूपों में प्रयोग करने लगे। जब टूटे फूटे में प्रयोग करने लगे तो संस्कृत का रूप बदलेगा क्या? संस्कृत बड़ी, संस्कृत के शब्द बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आप एक एक सूत्र पढ़ें तो एक एक यहाँ शुरू करेंगे तो वहां समाप्त होगा। जैसे आप पढ़ें उप सर्वतसो कार्याधिगु पर्यादिशु त्रिषु द्वितीयामृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। हमने एक ही शब्द बोला, जितना हमने बोला एक ही शब्द बोला। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे कारक प्रकरण, तो कारक प्रकरण में आपका सूत्र आएगा। तो संस्कृत के शब्द बड़े बड़े होते हैं। नागर जाति के लोग चाहते थे कि हम अपने देवों की पूजा संस्कृत भाषा में करें और बड़े बड़े शब्दों को नहीं बोल पाए तो उसको तोड़ तोड़ करके प्रयोग किया। तो जब शब्दों को तोड़ तोड़ करके प्रयोग करेंगे तो उसका रूप बदलेगा क्या? जब रूप बदला तो यहाँ पर नागर जाति के लोग देवों की पूजा करने के लिए अब संस्कृत के शब्दों को तोड़ दिए तो लिखने का तरीका बदलेगा। जो लिखने का तरीका बदला वही तरीका कहलाया देवनागरी। अर्थात नागर जाति के लोग अपने देवों की पूजा करने के लिए जिस लिपि का विकास किए उस लिपि का नाम पड़ा देवनागरी लिपि।
नागर जाति के लोग अपने देवों की पूजा करने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया उस लिपि का नाम पड़ा देवनागरी लिपि। अब यहीं से आपका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो सोचने वाली बात ही कहां है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ, ठीक है। लेकिन लिखित साक्ष्य कहां मिला? तो थोड़ा सा एक प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आपका प्रश्न बनेगा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग सर गुजरात राज्य में हुआ। दूसरा प्रश्न आपका बनता है देवनागरी लिपि का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कहां पर है, कहां पर इसका उल्लेख मिलता है। तो सर इसका आंसर होता है आपका देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख धारावी के राजा, एक राजा थे धारावी जो पहले आपका गुजरात में पड़ता था, धारावी के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में, जयभट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ। इसके बाद देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख धारावी के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। ये रही आपकी देवनागरी लिपि के इतिहास की बात। अब इसके प्रकृति की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी लिपियां, कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तमाम प्रकार के भी जानकारियां लेंगे। इसके बाद मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब हुआ, मानक देवनागरी वर्तनी का प्रकाशन कब हुआ, इसके बाद देवनागरी लिपि के फॉन्ट को किसने तैयार किया, सारी जानकारी हम यहाँ से इकट्ठा करेंगे और आप विस्तृत इसका नोट्स बना सकते हैं। तो आपका एक प्रश्न होगा देवनागरी लिपि की शैली क्या है या प्रकृति क्या है? तो अक्षरात्मक शैली है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ। इसके बाद देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बोलिएगा धारावी के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट से बेहतर नोट्स करते जाएं कहीं तो और बेहतर होगा। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा देवनागरी लिपि के अंतर्गत। अब देखा जाए थोड़ा सा भाई, तो जो देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में सर कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो भाषाओं की यदि चर्चा की जाए तो देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, हिंदी के बाद नेपाली, नेपाली के बाद मराठी। इसको आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बना है। मराठी की लिपि क्या है? तो मराठी की लिपि देवनागरी लिपि है। आम्ही काय बोलतो आपला सांगतो ना, हाँ भल ठीक है। मराठी की लिपि क्या है? तो मराठी की लिपि देवनागरी लिपि। इसके बाद इसमें देवनागरी लिपि में मराठी के बाद आपकी हिंदी की जितनी बोलियां हैं, जैसे मैथिली, ब्रज, राजस्थानी या मारवाड़ी में होती, हिंदी की सभी बोलियां डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। हिंदी की सभी बोलियां, आगे हम चर्चा करेंगे हिंदी की बोलियों की। इनकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। यानी देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, मैथिली, ब्रज,
इसके बाद आपकी जो हिंदी की जितनी 18 बोलियां हैं, हिंदी की 18 बोलियां आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और थोड़ा सा आगे चलें तो जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की विशेषता होती है सर कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो हम लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, अब बताइए हम बाएं से दाएं लिखते जा रहे हैं ना, बाएं से दाएं लिखते जा रहे हैं, यानी कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके साथ ही साथ देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण के ऊपर शिरोरेखा होती है। प्रत्येक वर्ण के ऊपर, देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण अवलिग अक्षर के ऊपर शिरोरेखा लगी होती है या शिरोरेखा होती है। जैसे हम बचपन में कहते थे ना, मुर्गी का अंडा, सिपाही का डंडा, रावण का पूंछ, हनुमान जी की मूछ। ये जो हनुमान जी की मूछ जिसको हम पटपाई कहते हैं, यही हनुमान जी की मूछ पटपाई को ही हम शिरोरेखा कहते हैं। तो हिंदी का कोई भी ऐसा वर्ण नहीं होता है जिस पर शिरोरेखा नहीं लगी होती है। तो ये आपके देवनागरी लिपि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसके बाद देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण के ऊपर या प्रत्येक अक्षर के ऊपर शिरोरेखा लगी होती है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता होती है सर, देवनागरी लिपि में कुछ वर्ड होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए देवनागरी लिपि में वर्ण कितने हैं, तो देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण माने गए हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है सर, तो 52 वर्ण माने गए, जिसमें से स्वरों की संख्या, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं। सेशन को आगे ले चला जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर प्रयास पसंद आ रहा हो भैया तो थोड़ा सा शेयर बटन को क्लिक कर दीजिए, और शेयर बटन को क्लिक करने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं। भावनाओं को समझ रहे होंगे। इतनी सारी चीजें अगर आपको फ्री में मिल रही हैं तो क्या दिक्कत है, बस शेयर ही तो करना है आपको। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि और लोगों को भी फायदा हो यहाँ से। और गारंटी है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, अगर जहाँ हिंदी पूछी जाती है, तो इससे अधिक प्रश्न नहीं बनेंगे इस टॉपिक से। कुछ और यहाँ से प्रश्न हम देखेंगे, तो अभी थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती है। जैसे हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है। जैसे आप देख पाएंगे क में खड़ी पाई बनाई गई है, ख में भी बनाई गई है, ग में, घ में भी बनाई गई है, लेकिन अंग में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया गया है। इनकी भी एक विशेषता होती है कि देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं, वर्णों में जो खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई और इस शिरोरेखा के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने अंश का कोण बनाना चाहिए, तो खड़ी पाई और शिरोरेखा के बीच में 90 अंश का कोण होना चाहिए। यानी कि यह जो खड़ी पाई होगी शिरोरेखा पर एकदम परपेंडिकुलर लंबवत होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिना खड़ी पाई वाले वर्ण कितने हैं, उनको लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। यहां से और आगे चले सर, तो एक थोड़ा सा इसके और इतिहास की चर्चा करें हम। तो आप बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे। बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपके गरम दल के काफी फेमस लीडर रहे, लाल बाल पाल में से एक हमारे बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक जी 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में एक पत्र का प्रकाशन शुरू करते हैं, जिस पत्र का नाम है केसरी पत्र। केसरी पत्र का प्रारंभ कब हुआ? तो 1881 ईस्वी में हुआ। 1881 ईस्वी में केसरी पत्र का प्रकाशन किसने किया? केसरी पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? इसके प्रकाशक कौन थे? तो इसके प्रकाशक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आप पढ़े होंगे इतिहास, बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था कि तिलक के जाने के बाद मेरा सहारा ही छूट गया, और इन्हीं के याद में महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। तो सारी चीज़ें आप इतिहास में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। तो यहाँ पर ये हमारा केसरी पत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसकी चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। केसरी पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1881 ईस्वी में। केसरी पत्र के प्रकाशक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने 1904 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक 1904 ईस्वी में देवनागरी लिपि के टाइपों की एक सूची बनाते हैं। देवनागरी टाइप का मतलब फॉन्ट, देवनागरी लिपि के या देवनागरी लिपि का टाइप बनाए, और इस देवनागरी लिपि के टाइप को बना करके, फॉन्ट को बना करके इन्होंने केसरी पत्र में प्रकाशित किया। और इन्होंने देवनागरी लिपि के टाइपों की संख्या 109 बताई। जैसे आप 108 बार ओम नमः शिवाय करते हैं, एक बार बढ़ा देंगे तो देवनागरी लिपि के टाइपों की संख्या हो जाएगी। यहां से प्रश्न बनेगा आपका, देवनागरी लिपि के टाइपों को सबसे पहले किसने बनाया? तो देवनागरी लिपि के टाइपों को सबसे पहले बनाने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी लिपि के टाइपों का प्रकाशन किस पत्र में किया? तो केसरी पत्र में किया। केसरी पत्र का संपादन प्रकाशन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है अंग्रेजों की गुलामी से, और 31 जुलाई 1947 ईस्वी को एक समिति का गठन किया जाता है, जिस समिति का नाम है नगरी लिपि सुधार समिति। नगरी लिपि सुधार समिति। नगरी लिपि सुधार समिति, नगरी लिपि यानी कि नगरी जो हमारी भारत की लिपियां हैं, इनमें जो कुछ सुधार हैं उनको देखा गया। जैसे अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो हम अ इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन प्रारंभ में जो अ बनता था कुछ इस प्रकार से बनता था। इसको हम पहली बार देखे जब इलाहाबाद संग्रहालय में गए थे, तो वहां पर भगत सिंह के पत्र को जब हमने पढ़ा, तो भगत सिंह ने अपने हैंडराइटिंग में इस प्रकार से लिखा था। उस समय इस फंड को प्रयोग किया जाता था। अ पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, अब इस प्रकार से हम लिखते हैं। यानी कि कुछ न कुछ सुधार किया गया अपनी लिपि में। यह भी हिंदी में लिखा गया, यह भी हिंदी में लिखा गया। यानी कि नगरी लिपि सुधार समिति का मुख्य उद्देश्य था जो देवनागरी लिपि के वर्ण हैं, वर्तनी हैं, उसमें सुधार करना। हम झ इस प्रकार से लिखते हैं, और पहले झंझट झ को इस प्रकार से लिखा जाता था। बताइए ना, सुधार किया गया कि नहीं? ये पहले का है, ये अब का, ये पहले का है, ये अब का है। झंझट झ हम इस तरह से लिखते हैं, पहले इस तरह से लिखा जाता था। यानी कि जो हमारी लिपि, इसमें कुछ न कुछ सुधार किया गया। प्रश्न आपका बनेगा, नगरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 31 जुलाई 1947 ईस्वी को नगरी लिपि सुधार समिति की स्थापना होती है।
पॉइंट नोट करते हैं। नगरीय लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 31 जुलाई 31 जुलाई 1947 ईस्वी। इसके बाद नगरीय लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नगरीय लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है सर, कोशिश करते हैं कि आपको चीजें स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। तो आप भी एक छोटी सी कोशिश कर दीजिए ना, वीडियो को शेयर करना, जितने भी ग्रुप्स अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जो फ्री में यूट्यूब पर रिसर्च करते रहते हैं, जो पेड बैच नहीं ले पाते हैं, पेड बैच लेने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी फ्री में, तो काफ़ी सहयोग होगा लोगों का। और आपके लिए हम लगभग टाइम इस समय हो रहा है आपका 12:19, रात के 12:19 हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए कि इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। (1947) ईस्वी में नगरीय लिपि सुधार समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव रहे। इसके बाद 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन किया गया। मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन किया गया, यानी कि जो वर्ण पहले हम इस प्रकार से अ को लिखते थे, इसको समाप्त करके इसको मान लिया गया। पहले हम झ को हमारे पूर्वज इस प्रकार से लिखते थे, अब झ को हमने इस प्रकार से मान लिया, यानी यह जो है हमारा मानक वर्णमाला हो गया। इस मानक वर्णमाला को कब प्रकाशित किया गया? तो इसका प्रकाशन किया गया 1966 ईस्वी में। इसके बाद 1967 ईस्वी में मानक वर्तनी का प्रकाशन किया गया। 1967, इसके एक साल बाद 1967 ईस्वी में हिंदी के या देवनागरी, हाँ, हिंदी के वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन किया गया। मानकीकरण का प्रकाशन किया गया। दो चीजें यहां पर, मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया गया, यानी जो पुराना स्वरूप था, पुराना रूप को छोड़ करके नया स्वरूप को कब प्रकाशित किया गया वर्णमाला के वर्णों का? तो 1966 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में हिंदी के वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन किया गया। अब दो चीजें थी, एक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन अलग था, इसके बाद वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन अलग था। और इसके बाद जब हम संविधान पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो संविधान में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी, यह हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए योजनाएं बनाएगी, हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी। तो अनुच्छेद 351 के तहत ही 1 मार्च 1960 ईस्वी को 1 मार्च 1960 ईस्वी को हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। 1 मार्च 1960 ईस्वी को हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय हमारी भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1960 ईस्वी।
इसमें जो आपके मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन था और हिंदी के वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन जो अलग अलग किया गया था, इसको एक साथ मिला करके एक नया प्रकाशन कर दिया गया 1983 ईस्वी में। यानी कि 1983 ईस्वी में इन दोनों को एक साथ मिला करके प्रकाशित किया गया और नाम रखा गया आपका देवनागरी लिपि तथा हिंदी का मानकीकरण। सॉरी, इसको ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा। 1966 ईस्वी में मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन हुआ। 1967 ईस्वी में हिंदी के वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन हुआ और इसी के साथ 1960 में हिंदी निदेशालय की स्थापना कर दी गई थी और 1960 के बाद 1983 ईस्वी में इन दोनों प्रकाशनों को एक में मिला करके एक नया प्रकाशित कर दिया गया 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में इन दोनों को मिला करके बना दिया गया देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। इसके बाद आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अर्थात एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, देवनागरी लिपि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देवनागरी लिपि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। आर्टिकल 343 में देवनागरी लिपि का उल्लेख किया गया है। और यहां पर एक चीज और समझिएगा, यह कहा गया हिंदी भारत की राजभाषा होगी लेकिन उसकी लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंकों का अंतरराष्ट्रीय मानक स्वरूप स्वीकार किया जाएगा। यानी कि जो अंक होंगे, गणितीय अंक, उनको हम इस प्रकार से स्वीकार करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इस प्रकार से इस क्रम को स्वीकार करेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक स्वरूप को। जैसे हम पहले बचपन में हिंदी में लिखते थे 1 2 3 4 5, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह हमारा यह स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार स्वीकार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर प्रयास पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।